हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ इबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा था और मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड करा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, तो इसलिए चांसेस हैं आगे भी पूछे जाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं और इंडियन सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उससे तो सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए हर कॉन्सेप्ट की, इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर कर चलेंगे कि अगर आगे भी इस चैप्टर से सवाल पूछे जाएं तो एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसका आप आंसर ना कर पाओ। तो जैसे मैंने बताया था, इस चैप्टर को 5 सेक्शन में डिवाइड करा है। तो ये हमारा पार्ट 4 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ की। चैप्टर 3 पार्ट 3 में हमने क्या डिस्कस करा था? ट्राइबल सोसाइटीज़ ही डिस्कस करा था, बट उसमें उसका इंट्रोडक्शन लिया था हमने और उसके परमानेंट ट्रेड्स को हमने समझने की कोशिश करी थी। आज हम एक्वायर्ड ट्रेड्स पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है या नेशनल डेवलपमेंट की बात होती है तो उसमें ट्राइबल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, या जो ये सेक्शन को हम अंडर प्रिविलेज्ड और डिप्राइव्ड ग्रुप बोलते हैं वो अभी भी यही सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है या नहीं। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि हम कॉन्टिन्यूटी के साथ चीज़ों को आगे समझ पाएँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परमानेंट ट्रेड्स पढ़े थे, है ना। परमानेंट ट्रेड्स में हमने क्या पढ़ा था? कौन से बेसिस पर ट्राइबल्स को क्लासिफाई करा जाता है? तो सबसे पहले एक हमने देखा था रीजन, ठीक है। उसके बाद हमारा था लैंग्वेज के बेसिस पे, और एक था लास्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या रेशियल टर्म्स में, है ना। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तो मैंने क्या बताया था आपको? रीजन में हमने डिस्कस करा था कि मिडिल इंडिया में कितना % बताया था? मिडिल इंडिया में 85% ट्राइबल्स रहते हैं। फिर हाईएस्ट कंसंट्रेशन जोन मैंने आपको कौन सा बताया था? नॉर्थ ईस्ट जोन बताया था, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जोन, और जिसमें हमारा परसेंटेज कितना बताया था मैंने आपको? 11% बताया था, है ना। नॉर्थ ईस्ट जोन में 11% ट्राइबल्स होते हैं, ठीक, इतना। फिर लैंग्वेजेस पे जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था कि 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं लैंग्वेज के लिए। इन डिटेल यहाँ नहीं जाएंगे वरना सारा टाइम फिर हमारा यहीं चला जाएगा। आप पहले वाला लेक्चर देखो, डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। फिर फिजिकल और रेशियल में मैंने कितने कैटेगरीज बताए थे? 5 कैटेगरीज बताए थे। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था। जो परमानेंट ट्रेड्स हैं हमारे, हमने वो डिस्कस कर लिए थे। आगे हम एक्वायर्ड ट्रेड्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ ट्राइबल्स का मेन स्ट्रीम में। मेन स्ट्रीम कौन सी है हमारी? होल सोसाइटी, ठीक है। होल सोसाइटी बोलते हैं या फिर नॉन ट्राइबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इनके साथ किस तरह से इनका इंटीग्रेशन हुआ, ये मेन स्ट्रीम में कैसे आए, वो पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, कि जो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा था तो उस टाइम पर ट्राइबल्स का भी डेवलपमेंट हो रहा था या नहीं, या वो और ज़्यादा डिप्राइव्ड हो रहे थे या नहीं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमें एक्वायर्ड ट्रेड्स देखने हैं। तो एक्वायर्ड क्या होते हैं? अचीवेबल होंगे, है ना। तो उसमें हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? 2 मेन क्राइटेरिया रखे हुए हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स के लिए। तो पहला क्या लिया है हमारा? मोड ऑफ लाइवलीहुड। अब मोड ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सर्वाइवल की बात होगी, ऑक्यूपेशन की बात होगी, ठीक है, और लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशन, ये सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, मोड ऑफ लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स में हमारा एक आया मोड ऑफ लाइवलीहुड। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं? एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। और क्या बात कर रहे हैं हम? इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, किसमें? हिंदू सोसाइटी में, कि किस तरह से जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं हिंदू सोसाइटी में, या किस तरह से एब्जॉर्ब्ड हुए हैं, है ना, एब्जॉर्ब्ड हुए हैं, एब्जॉर्ब।
तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, एक्वायर्ड ट्रेड्स में दो मेन क्राइटेरिया की बात हुई है। पहला हमारा मोड ऑफ लाइवलीहुड है, जहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशन ये सब आ गए। और सेकंड क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन इनटू हिंदू सोसाइटी या इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, ये हमें देखना है। चलिए आगे देखते हैं। मोड ऑफ लाइवलीहुड में मैंने आपको बताया था ऑक्यूपेशन, लिविंग कंडीशन, तो क्या था ट्राइबल्स का, देखो कैटेगराइज बनाए हैं किस में, जैसे कि फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटर्स, ठीक है, ये सब थे। ये सब कौन थे, ये हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं और इनके जो ऑक्यूपेशन थे। उसके बाद हम एक्वायर्ड बोल रहे हैं यानी अचीवेबल बोल रहे हैं। तो पहले क्या थे, ये फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटर्स, ये वाला ऑक्यूपेशन वो लोग फॉलो कर रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए। उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो हुआ और जैसे जैसे नेशनल डेवलपमेंट की बात हुई और फिर ट्राइबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो वहीं पर कैसे कैसे फिर ट्राइबल्स ने भी ग्रो करा, अपने ऑक्यूपेशन को आगे लेकर गए। तो वो मूव ऑन हुए, फिर इन सारी एक्टिविटीज़ पर तो थे बट वो और मूव ऑन हुए और फिर कहाँ गए, वो कल्टीवेशन की तरफ गए, प्लांटेशन की तरफ गए, देन इंडस्ट्रियल वर्कर बने। ठीक है, तो इतना मूवमेंट जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो ये लोग आए हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो मूवमेंट है वो हुआ है और किस तरह से ये लोग अपनी फॉरेस्ट लाइफ को छोड़कर ये अर्बन एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज़ में आकर अब रह रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आप अभी से चीज़ें समझते हुए चलो ताकि आगे फिर एक कंटिन्यूटी बनी रहे, एक स्टोरी की तरह सुनेंगे समझेंगे तो चीज़ें फिर याद रहेंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने क्या बात करी थी, एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। ठीक है, अब हमने बोल रहे हैं कि वो किस तरह से एब्जॉर्ब हुए, हिंदू सोसाइटी का पार्ट बने। तो एक प्रोसेस होता है असिमिलेशन। अभी आपके लिए ये एक नया टर्म है, 12th में आपने एसिमिलेशन नहीं पढ़ा। आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे, तब ये टर्म इंट्रोड्यूस होगा आपके सिलेबस में, एसिमिलेशन। बट हम अभी यहाँ समझ लेते हैं एसिमिलेशन का क्या मतलब हुआ। हम कोई भी कल्चर, कोई भी कल्चरल ट्रेट को इस तरह से अडॉप्ट करते हैं कि हम फिर उसी के फॉलोअर लगने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम एकदम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर दूसरों के कल्चरल ट्रेट्स को ताकि हम उन्हीं का पार्ट लगें। ये इतना है। तो यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्राइटेरिया की, कि अब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें बताए गए हैं, एक ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक मेनस्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो जो ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ एसिमिलेशन, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स हिंदू सोसाइटी इज ऑल्सो मेजर क्राइटेरिया, है ना। किस तरह से उन्होंने बोला कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हम जो हैं वो तो ठीक है, हम जो उनका कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं वो सब भी ठीक है, लेकिन क्या है कि इनमें भी कुछ ट्राइबल्स हैं जो इस चीज़ के सपोर्ट में हैं, ठीक है, और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। ठीक है, सपोर्ट वाले क्या कहते हैं कि ठीक है हम लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदू सोसाइटी के जो कल्चरल ट्रेट्स हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगेंस्ट वाले क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। इस तरह से ये आया पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जब मेन स्ट्रीम वाले थे वो क्या कहते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं ना, वो हैं तो हिंदू सोसाइटी का पार्ट, ठीक है, और उनमें भी स्टेटस है। ठीक, स्टेटस है जिसमें से कुछ का हाई स्टेटस है और कुछ का लो स्टेटस है। तो वहाँ पर इन्होंने ये बात करी। तो इस तरह से दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें देखने को मिले कि किस तरह से वो हिंदू सोसाइटी को देखते हैं और उनकी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट भी करते हैं, इमिटेट भी करते हैं और वो बनना भी चाहते हैं उसका पार्ट। बट उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगेंस्ट में हैं, है ना, इसको नहीं मानते, उसको अपोज करते हैं। वहीं जो मेन स्ट्रीम है वो क्या कहती है कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये लोग भी एक स्टेटस चाहते हैं, है ना, एक हायर टू लोअर, जो हमने हायरार्की डिस्कस करी है कास्ट सिस्टम में हमारे चैप्टर 3 के पार्ट 1 में, तो वही चीज़ ये लोग यहाँ भी देखते हैं। ठीक, इतना आगे बढ़ते हैं। अब ड्यूरिंग द 1960s, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम,
ठीक है, हमारा पूरा जो भी लेक्चर है उसी पर बेस्ड है, तो वहाँ पर जो भी डेट्स दिए हैं आपको वही याद रखने हैं। आप कभी ये नहीं करना कि गूगल पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे फिर दूसरा, अब मान लीजिए यहाँ पे 1960s लिखा है, आप बोलोगे कि गूगल पे तो 1959 दिया है या 1958 या 1961, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके जो NCERTs में डेट्स दिए हुए हैं आपको वही याद करने हैं, ठीक है। एट द एंड वही फाइनल माना जाता है आपका आंसर जो आपके NCERTs में दिया होता है। तो आपको डेट्स कौन से याद रखने हैं, जो आपके NCERTs में दिए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1960s की, कि 1960s में, ठीक है, स्कॉलर्स थे, उनका डिबेट हुआ। अब वही है, कोई भी टॉपिक होता है उस पर स्टडी होता है, या कोई भी टॉपिक है जिस पे कोई बात करता है, तो क्या होता है, एक सपोर्ट में होता है, ठीक है, एक ग्रुप, एक इंडिविजुअल, और दूसरा क्या होता है, अगेंस्ट में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से 1960s में भी एक डिबेट हुआ, जहाँ पर क्या बात हो रही थी, इस तरह से बात हो रही थी कि ये जो ट्राइबल्स हैं ना, तो एक ग्रुप जो था वो कह रहा था ये जो ट्राइबल्स हैं ये हिंदू सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, हिंदू सोसाइटी का पार्ट है, इनका जो स्टेटस है वो काफ़ी नीचे है, ठीक है, जैसे हिंदू पेजेंट्स इनको हम बोल सकते हैं, हिंदू ट्राइबल्स इनको हम बोल सकते हैं, ये हमारे हिंदू सोसाइटी का पार्ट है, ठीक। तो वहीं दूसरा एक ग्रुप था, अब वो कैसे बोल सकते थे कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब भी कोई डिबेट होता है तो उसमें क्या होता है, एक फेवर में होगा, एक अगेंस्ट में होगा, एक सपोर्ट करेगा, एक डिनाइल मोड में होगा, है ना, अपोज करेगा। वहीं तो सपोर्ट वाले कह रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो हमारी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम में से ही हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो बहुत लो है। तो वहीं अगेंस्ट वाले, अपोज वाले जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं भाई ये आप लोगों में से नहीं है, ये जो ट्राइबल्स हैं इनकी अपनी अलग कम्युनिटी है, ठीक है, ये बिल्कुल आपसे अलग हैं, इनकी अपनी अलग कम्युनिटी है। अभी आपको इतना ही याद रखना है, आगे के स्लाइड्स में हम फिर आगे की कहानी सुनेंगे कि ऐसा क्यों है या अलग क्यों है या हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट कैसे है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है कि 1960s में स्कॉलर्स के बीच में डिबेट हुआ था, जिसमें रेज हुई थी ये स्टेटमेंट्स कि जो सपोर्ट वाले थे वो बोल रहे थे कि ट्राइबल्स जो हैं हिंदू सोसाइटी का पार्ट है, और अगेंस्ट वाले जो हैं वो बोल रहे थे कि नहीं, ट्राइबल्स जो हैं उनका अपना एक कम्युनिटी है, वो हिंदू सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं। अब बाद में उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशंस और रीजंस भी दिए थे, तो वो हम अब आगे देखेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्राइब और कास्ट के बीच में डिस्टिंक्शन है, दोनों में अलग अलग अपने अपने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे बात करें ट्राइब्स की, ठीक है, तो यहाँ हमारा ट्राइब आ गया और ये हमारा कास्ट है। तो सबसे पहले जब हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले उसमें पढ़ा था एक हायरार्की, ठीक है, इनके फीचर्स पढ़े थे जिसमें से एक हायरार्की थी, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी, ये इनका मेन फीचर है ना कास्ट सिस्टम में, यही हमने पढ़ा था, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। तो कास्ट सिस्टम में पॉल्यूशन एंड प्योरिटी होती है, हायरार्की होती है। तो वहीं पर जो अपोज कर रहे थे कि ट्राइब्स जो हैं अपनी एक अलग से डिफरेंट कम्युनिटी है, तो उन्होंने फिर क्या बोला कि जो ट्राइब है ना वो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है। और ये तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका चैप्टर 3 पार्ट 4 में, तो हमने चीज़ें समझी थी कि ट्राइबल सोसाइटी जो है इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है, होमोजेनाइजेशन होता है, होमोजेनिटी होती है, सब एक जैसे होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है, इनके बीच में हायरार्की नहीं होती है, इक्वल स्टेटस होता है, सबका सब एक साथ कलेक्टिव मोड में रहते हैं, अपना है ना सर्वाइवल देखते हैं। तो इस तरह से फिर डिफरेंसेस बताए गए कि किस तरह से जो कास्ट है वो अलग है और जो ट्राइबल है वो अलग है, और जो ट्राइबल पीपल हैं वो कास्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं फिर और क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और क्या बातें हुई इन लोगों में। बाय द 1970s, ठीक, अभी हमने जो डिस्कस करा कि दोनों को अलग अलग कहा जा रहा है या पार्ट कहा जा रहा है, वो कब कहा, 1960s में। अब 1970s में और बातें होने लगी, ठीक, तो और बातें क्या होने लगी, 1970s में इस तरह से हमें बताया गया
कि जो हम ट्राइबल पीपल को समझ रहे थे या जो ट्राइबल की डेफिनेशन दी जाती थी वो क्या दी जाती थी कि सेम रीजन होता है, सेम टेरिटरी होती है, सेम लैंग्वेज होती है, सेम कल्चर होता है ना, और तो ये सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे। डेफिनेशन भी ट्राइब्स की यही दी जा रही थी। तो 1970s में क्या हुआ कि ये जो ट्राइब्स की डेफिनेशन दी जा रही है ना, ये बिल्कुल फॉल्टी हैं, है ना, ये बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है अब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इसलिए उनके कल्चरल ट्रेट्स चेंज हो रहे हैं। जब उनके कल्चरल ट्रेट्स चेंज हो रहे हैं तो अब जो पहले आप डिफ़ाइन करते थे या इंट्रोड्यूस करते थे ट्राइबल सोसाइटी को, अब आप उनको वैसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो फिर उन्होंने इस बात पे बताया कि देखिए कुछ इंडियन ट्राइब्स हैं और बहुत फेमस हैं, ठीक है, और जिनका पॉपुलेशन भी बहुत है, जिनका परसेंटेज भी अच्छा खासा इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी संथल, हमारे गौंड और हमारी भील ट्राइब्स जो हैं ये बहुत बड़ी हैं, और यही हैं जो हमारे ट्राइबल डेफिनेशंस थे, ट्राइबल सोसाइटी के डेफिनेशंस था, उनको फॉल्टी दिखा रही हैं या उनको बता रही हैं कि जो आप डिफ़ाइन कर रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो वो सच नहीं है। किस तरह से? जैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे ट्राइबल सोसाइटीज़ थे उनको बोला जाता था कि एक रीजन से बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ऑक्यूपेशन क्या होता है, सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग होता है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पे फिर एग्जाम्पल के लिए दिया गया कि जैसे संथल है, गौंड्स हैं, भील्स हैं, ये क्या करते हैं, स्प्रेड ओवर एक्सटेंसिव टेरिटरी। पहले तो ये फैल चुके हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन्स में अब ये लोग जा कर रहते हैं। अब वो भी हम देखेंगे कि क्यों रहते हैं। तो वही जो हमने इनका एक्वायर्ड ट्रेड्स अभी पढ़ा था, एक्वायर्ड ट्रेड्स में हमने क्या पढ़ा था, अचीवेबल, है ना, अचीवेबल, और इसमें भी हमने इनका एक एलिमेंट सबसे पहले क्या देखा था, मोड ऑफ लिविंग या मोड ऑफ लाइवलीहुड। अब मोड ऑफ लाइवलीहुड के लिए तो बंदा कहीं ना कहीं जाएगा ना। अब जैसे कोई एक इंडिविजुअल है और वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, अब दिल्ली में वो ट्राई कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा कहीं भी, ठीक, लेकिन उसने मुंबई की किसी कंपनी में अप्लाई करा था, उसको वहाँ जॉब मिल गया, तो अब वो दिल्ली छोड़ के मुंबई जाएगा ना। किस लिए जाएगा? अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हुआ था, इनके लाइवलीहुड सर्वाइवल के लिए इनका क्या हो रहा था, माइग्रेशन चल रहा था। माइग्रेशन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, क्या था, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो इसी तरह से फिर ये चारों तरफ फैल गए, और इनका जो क्या हम बोल रहे थे अभी, लाइवलीहुड है वो किस पर डिपेंड था, सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग पर नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन पर भी आ गए थे, है ना, एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन पर आ गए थे। तो इस तरह से जो डेफिनेशंस थी ट्राइबल सोसाइटीज़ की वो फॉल्टी दिखने लगी थी। फिर और एग्जांपल्स दिए हैं हमारे एनसीईआरटीज़ में कि सर्टेन ट्राइब्स लाइक मुंडा और होस, ये लोग भी क्या थे, फूड गैदरर्स और हंटर्स ही नहीं रहे थे, ये भी अब एक स्टेप आगे बढ़े थे, इनका भी जो लाइवलीहुड था वो चेंज हुआ, है ना, ये भी एग्रीकल्चर पर लेकर आए, है ना, अपने आप को, अपने सर्वाइवल को। फिर वहीं पर बिरहौर्स ऑफ बिहार, एक बिहार का भी ट्राइब एग्जाम्पल में दिया है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखो टू मेक बास्केट्स, प्रेस ऑयल, इन सब पे भी काम करने लगे थे। तो हम जो देख रहे थे, हम जो इंट्रोडक्शन में समझ रहे थे कि ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनका जो लाइवलीहुड होता है वो सिर्फ और सिर्फ फूड गैदरिंग और हंटर्स या, है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग के बेसिस पर ही होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं उनके लाइफस्टाइल में, और जिसमें से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको नाम याद रखना है, संथल, गौंड्स और भील्स, ठीक है, और बिहार के बिरहौर्स, ये आपको याद रखना है कि किस तरह से ये मूव ऑन हुए हैं और ये हंटिंग और गैदरिंग से ऊपर आकर अपने लाइवलीहुड को एग्रीकल्चर बेस्ड बना रहे हैं, और उससे भी आगे अदर एक्टिविटीज़ में भी उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक, इतना। आगे देखिए, आगे और क्या है,
ट्राइब्स वर एब्जॉर्ब्ड इनटू हिंदू सोसाइटी। जो हम बात कर रहे थे अभी तक, हमने मोड ऑफ लाइवलीहुड देखा था, ठीक। अभी हमने सेकंड क्राइटेरिया क्या देखा था, एक्वायर्ड ट्रेड्स का एब्जॉर्प्शन इनटू हिंदू सोसाइटी, कि किस तरह से ट्राइबल जो हैं इमिटेट कर रहे हैं दूसरे कास्ट या दूसरे क्लास का लाइफस्टाइल, है ना। अब जो हम ये चेंजेस बोल रहे हैं कि पहले इनका जो मोड ऑफ लिविंग होता था वो सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग होता था, अब ये मूव ऑन हो चुके हैं हंटिंग एंड गैदरिंग से एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन पे, या अब वो इंडस्ट्रियल वर्कर भी बन रहे हैं, है ना। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं, इसकी वजह से आ रहे हैं ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इमिटेट कर रहे हैं लाइफस्टाइल, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, अकल्चरेशन बोल रहे हैं, कि कुछ कुछ चीज़ें वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं हिंदू सोसाइटी की वजह से। वहीं से तो फिर वो जो हमने देखा था कि एक सपोर्ट में थे और एक अपोज में थे, और वो बोल रहे थे कि हिंदू सोसाइटी से ही तो बिलोंग करते हैं ये लोग, तो वो क्यों क्लेम कर रहे थे, वो क्लेम भी इसीलिए कर रहे थे कि देखो हमारी लाइफस्टाइल कॉपी कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए ये हम में से ही एक हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जो अपोज वाले थे वो बोल रहे थे वो सिर्फ अपना लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर रहे थे, वो अपना जो आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, बस जो उनका लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे के स्लाइड्स में है कि वो अपना लिविंग कंडीशन क्यों इम्प्रूव करना चाहते थे। जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही क्यों नहीं जी रहे, वैसे ही हंटिंग गैदरिंग फॉरेस्ट बेस्ड ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती थी। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि जब नेशनल डेवलपमेंट की बात चल रही थी तो किस तरह से ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं फिर, एक रीज़न और है इनके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए। अभी तो हम हिंदू सोसाइटी, है ना, और इन्वॉल्वमेंट हम बता रहे हैं कि हिंदू सोसाइटी का था इस वजह से था, और मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया नेशनल डेवलपमेंट का कि नेशनल डेवलपमेंट के प्रोसेसेस चल रहे थे, इस वजह से भी इनके लिविंग कंडीशंस जो हैं वो चेंज हुए थे, तो इसलिए इनका जो मूव ऑन हुआ था वो हंटिंग गैदरिंग फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट से एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन और फिर इंडस्ट्रियल वर्कर की तरफ। तो उसमें बता रहे हैं कि जो एक रीज़न है ना, दूसरा वो इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना वो भी है। वो किस तरह से है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ चाहिए थे, अब इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए क्या हुआ, फॉरेस्ट गए ये लोग, फॉरेस्ट में क्या पेड़ वेड़ हटाए काटे, फॉरेस्ट को ख़त्म करा कम करा, ठीक, फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बने। जब वहाँ का फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके पास फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं रहे। हंटिंग गैदरिंग जितना वो मान लीजिए कि 80% उस पर रिलाई करते थे, अब वो जब चीज़ ही ख़त्म हो गई तो 20 to 30% रह गया, है ना। अब 20 to 30% अगर कोई चीज़ मिल रही है और आपका कंजम्पशन ही 80% का था, तो कैसे फिर सर्वाइवल होगा, नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करते थे, इंडस्ट्रीज़ में आकर काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो एक रीज़न हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी रहा है इनके लिविंग कंडीशंस में या लाइफस्टाइल्स में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। आपको ये सारी बातें, ये रीज़न कॉजेस सब पता होगा, तो चाहे आपको 3 ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज करें चाहे 2 ऑप्शंस के साथ, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। आगे देखिए और क्या है, अब हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स टूवर्ड्स ट्राइब्स, ठीक है। अभी तक हमने ट्राइब्स की बातें करी, ट्राइब का इंट्रोडक्शन देखा, ट्राइब्स के परमानेंट ट्रेड्स हमने देखे कि किस तरह से कैटेगराइज करा जाता है, फिर हमने ट्राइब्स का ही एक्वायर्ड ट्रेड्स देखे कि किस तरह से उनका मोड ऑफ लिविंग या लाइवलीहुड होता है और किस तरह से इन्वॉल्वमेंट या इनकॉर्पोरेशन होता है उनका हिंदू सोसाइटी के साथ। अब हम देखेंगे कि मेन स्ट्रीम का क्या एटीट्यूड्स होता है टूवर्ड्स ट्राइब्स। सबसे पहले क्या है, on the basis of their political or economic front, tribal societies were faced with the incursion of money lenders। जैसे अभी हमने बात करी थी कि एग्रीकल्चर मोड पर वो लोग शिफ्ट करें, हंटिंग और गैदरिंग से वो लोग शिफ्ट कहाँ करें, एग्रीकल्चर मोड पर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर करने के लिए आपको थोड़ा पैसा चाहिए, है ना, आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए,
है ना। आप मान लीजिए 5,000 का कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और आपके पास 5,000 नहीं है, तो आप वो किसी से लोगे, है ना, बोरो करोगे। अब वो कोई भी हो सकता है। अब हम लोग जैसे अभी की बात करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं, बट जो ट्राइबल्स हैं उनकी इगैलिटेरियन सोसाइटी है, तो जो एक इंडिविजुअल का स्टेटस है वही दूसरे इंडिविजुअल का स्टेटस होगा, है ना। जब एक के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब पूरे ट्राइबल सोसाइटी के पास पैसा नहीं है, तो वो एक दूसरे से तो नहीं ले सकते। तो वो किससे लेते थे? मनी लैंडर्स से लेते थे, है ना। अब मनी लैंडर्स क्या करते थे? उनको पैसा तो देते थे बट हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था? और एक्सप्लॉयटेशन होता था उनका, है ना। पैसा देते थे, हाई इंटरेस्ट लगा के देते थे कि मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे जब वापस करोगे तो 15 रुपये वापस करना, ठीक है, इस तरह से। अब कोई बंदा 10 रुपये अपने बिजनेस में लगा के प्रॉफिट ही 12 रुपीज़ उसका हुआ, है ना, तो जो 2 रुपीज़ है वो उसका प्रॉफिट है, लेकिन उसको कितना देना है मनी लेंडर को? रिटर्न कितना करना है? 15। इसका मतलब उसके पास 5 रुपीज़ होने चाहिए। कमाया सिर्फ 2, तो 3 रुपये और कहाँ से लाएगा? इसकी वजह से वो एक्सप्लॉयटेशन जो था वो उनको फेस करना पड़ता था। और क्या होता था? दे वर ऑल्सो लूजिंग देयर लैंड टू नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट्स। और क्या होता था? जो हम बात कर रहे हैं अभी सोसाइटी के एडवांसमेंट की, सोसाइटी के डेवलपमेंट की, तो उसमें जगह चाहिए ना हम लोगों को। जो हमारे ऑलरेडी जो हमारी लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज़ बने हुए हैं, तो दोबारा से तो नहीं बन सकते, तो हमें बनाने के लिए नई जगह चाहिए। अब नई जगह हम कहाँ से लाएंगे? जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा, है ना। डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में क्या होता है? जो ट्राइबल्स होते हैं उनसे उनका लैंड ले लिया जाता है। जब लैंड ही चला गया तो उनका ऑक्यूपेशन चला गया। लैंड और ऑक्यूपेशन चला गया तो फिर क्या होगा? उनका लिविंग कंडीशंस डिग्रेड हो गए, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फिर उनको फेस करने पड़ते थे। देन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन, और क्या एक रीज़न था या कॉज था उनके मोड ऑफ लाइवलीहुड में चेंजेस लाने का? हमारी गवर्नमेंट और उसके पॉलिसीज़, उसके प्रोग्राम्स, और उसके कौन से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स? रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। किस लिए? ताकि जो हम डेवलपमेंट इतनी देर से बोल रहे हैं कि इंडिया नेशनल डेवलपमेंट, तो उस डेवलपमेंट के लिए अभी जैसे हमें इंडस्ट्रीज़ लगाने हैं, हमें कोई प्लांट लगाना है, हमें कोई डैम्स बनाने हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें जगह चाहिए। अब वो जगह हमें कहाँ से मिलेगी? फॉरेस्ट हटा कर, डिफॉरेस्टेशन करके, है ना, फॉरेस्ट ख़त्म करेंगे, जब वो हमारे लिए नई जगह बनेगी हम उस पर काम करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हो तो रहा है मेन स्ट्रीम के डेवलपमेंट के लिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए, लेकिन इसके पीछे का जो सीन चल रहा है वो क्या है? उसमें जो डिग्रेड हो रही है लाइफ, वो किसकी हो रही है? वो ट्राइबल्स की हो रही है ना। अब मान लीजिए जैसे हम कोई मूवी शूट करते हैं, हम कोई वीडियो शूट करते हैं, तो सामने जो कैमरे के आता है वो सब चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कितने लोग काम करते हैं वो हमें नहीं पता, कि वो रात भर जाके काम कर रहे हैं या पूरे दिन बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं पता। इसी तरह से जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, ग्रोथ हो रहा है कंट्री का, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उनकी लाइफ कितनी इफ़ेक्ट हो रही है ना, उसके साथ फिर कॉम्पनसेशन भी उस तरह का नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी से कोई पर्टिकुलर लैंड है, वो ले लिया, अब कंपनसेट में आप उसको लैंड ही नहीं दे रहे हो, या उसको कोई ऑक्यूपेशन नहीं दे रहे हो, या उसको कोई जॉब नहीं दे रहे हो, तो वो उसका सर्वाइवल तो ख़तरे में आ गया ना, वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो यही सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम। और आगे और क्या हो रहा था देखिए, द फेमस आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। जब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी तब हमने देखा कि जो ट्राइबल सोसाइटी के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसमें दो पर्सपेक्टिव्स निकल कर आ रहे हैं। वो दो पर्सपेक्टिव्स क्या निकल कर आ रहे थे? एक तो था आइसोलेशन का। अब देखो आइसोलेशन का मतलब हम सबको पता है क्या हुआ, अकेले में, अलोन, ठीक है, ये हुआ। देन फिर दूसरा जो पर्सपेक्टिव देखा वो हमने देखा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आइसोलेशन वाले क्या हैं, क्या बोल रहे हैं? आइसोलेशन वाले बोलते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। किन लोगों से? ट्रेडर्स से, मनी लेंडर्स से, ठीक है, हिंदू कम्युनिटीज़ से, क्रिश्चियन मिशनरीज से। क्यों है? जो हमने इससे पहले डिस्कस करा कि हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो एक रीज़न है लोगों को,
है ना, एक्सप्लॉइट करने का। तो बोला है कि मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स से उनको प्रोटेक्शन चाहिए, वो आइसोलेशन में ही अच्छे से रह पाते हैं। वो आइसोलेशन में अच्छे से क्यों रह पाते हैं? क्योंकि उनकी जो पूरी सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन है, वहाँ कोई जजमेंट्स नहीं है, ठीक है, कोई किसी को देख के जज नहीं करता, वहाँ कुछ एक्सप्लॉयटेशंस नहीं है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता, कलेक्टिव मोड में सब लोग रहते हैं, होमोजेनिटी है, सब एक जैसे हैं, इक्वल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो सब लोग क्या है फिर अच्छे से रह पाते हैं। तो जो आइसोलेशनिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, उनको अलग ही रहने दो, वो जहाँ रहते हैं वो लोग वहीं खुश रह सकते हैं। वही इंट्रैक्शनिस्ट क्या कहते हैं, इंट्रैक्शनिस्ट कहते हैं कि वो लोग बैकवर्ड हिंदूज़ हैं, हमें उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस से आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ख़तरे में आ चुका है, उनको ऑक्यूपेशन नहीं है ना, ऑक्यूपेशन नहीं है, रहने के लिए लैंड नहीं है, हाउसेस नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, तो हमें उनके वेलफेयर पर काम करना चाहिए। तो कौन से दो पर्सपेक्टिव की हमने बात करी है यहाँ पर, एक आइसोलेशनिस्ट की, वो क्या कहते हैं कि इनको आइसोलेशन में ही रहने दो, जब ही ये लोग खुश रह पाते हैं, इनको मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाओगे तो वहाँ पर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, उनको स्टेटस भी इम्प्रूव नहीं करने दिया जाएगा और उनका हमेशा लो स्टेटस रहेगा। और हम ये चीज़ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी किसी सिस्टम में हायरार्की होती है तो वो टॉप टू बॉटम होती है, और जो बॉटम पार्ट होता है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करा जाता है टॉप पार्ट से। तो आइसोलेशनिस्ट ये कहते हैं। वहीं इंटीग्रेशनिस्ट क्या कहते हैं कि ट्राइबल्स का मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो बैकवर्ड क्लास है, उनके वेलफेयर पे काम करना चाहिए। ठीक, इतना याद रखना है। फिर आगे और क्या होता है, देखिए अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। हमने अभी तक क्या देखा, स्कॉलर्स का डिबेट चल रहा था, स्कॉलर्स अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट और स्टेट का कोई रोल नहीं देखा। फिर बाद में हमारे गवर्नमेंट का रोल आता है, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, हर सेक्शन से इनको लिया जाता है, ठीक, ये बनती है। इसके बाद फिर क्या होता है, ये बैठ के फिर बात करते हैं, डिबेट करते हैं कि किस तरह से हमें ट्राइबल कम्युनिटी का वेलफेयर करना चाहिए या हमें इनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो उसके बाद फिर ये लोग कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि इन जो भी हम स्कीम्स बना रहे हैं इनके थ्रू हम ट्राइबल्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से बताए गए थे कि 5 ईयर प्लान्स में, है ना, इंक्लूड करी जाएंगी उनके लिए कुछ पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, है ना। उसके बाद फिर ट्राइबल सब प्लान्स, फिर ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक्स, स्पेशल मल्टीपर्पज़ एरिया स्कीम्स, इस तरह की स्कीम्स उनके लिए इंट्रोड्यूस करी जाएंगी जिससे उनका वेलफेयर हो और जिससे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका लेवल वो लोग कम कर पाएँ। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने अब बात कर रही थी इतनी देर से नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, तो इसमें हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि ठीक है नेशनल डेवलपमेंट हो रहा था, इसके साथ साथ ट्राइबल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला है। लेकिन वहीं हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो जब जब नेशनल डेवलपमेंट की बात हुई है तो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ट्राइबल्स का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, क्यों, कैसे बनाए गए हैं, वही जब हमने बताया कटिंग द फॉरेस्ट, हमें कोई भी प्लांट लगाना है, हमें कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी कंपनी लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या नई जगह चाहिए, और नई जगह हम कहाँ से लाएंगे जब तक हम फॉरेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे। और जब हम फॉरेस्ट ख़त्म करेंगे इसका मतलब किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी से हम उसका रीजन छीन रहे हैं, है ना। तो एक ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा क्या, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे बनाया गया है, नर्मदा पे, और पोलावरम डैम रिवर गोदावरी, ये आप लोग
नोट कर लो, याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे बनाया गया है या पोलावरम डैम कौन सी नदी पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा है और पोलावरम डैम गोदावरी पर है। तो वही हम अभी बात कर रहे थे नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट की। तो वही हमने देखा कि जब जब नेशनल डेवलपमेंट की बात हुई है उसमें कभी भी 100% ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक, आगे देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स टेक्स प्लेस, दिस डिस्प्लेसेस ट्राइबल्स। ये भी हुआ, नेशनल डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर। किस तरह से कि हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं। उनकी जगह जब हमने ले ली तो वो दूसरी जगह जाएंगे। अब हमें नहीं पता वहाँ पर उनका सर्वाइवल जो है वो हो पाएगा या नहीं, वहाँ पर फूड हंटिंग गैदरिंग अच्छे से हो पाएगी या नहीं, है ना। वो पता नहीं एरिया कैसा है, फर्टिलाइज्ड है नहीं है, वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे हैं नहीं हैं, तो किस तरह से रहेगा। तो एक ये प्रॉब्लम होता है। उसके साथ जब नेशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वहीं सेटिंग अप रिजॉर्ट्स, होटल्स, इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स अगर बनाने हैं, हमें फार्म हाउसेस बनाने हैं, तो हम सिटी के अंदर तो नहीं बना सकते। वो भी हमें क्या, आउटस्कर्ट्स जो एरियाज़ होते हैं, आउटसाइड द एरियाज़ जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं या रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ जाकर हमें एकर्स में जगह चाहिए। तो वो हमें अर्बन एरिया में तो नहीं मिलेगी, वो तो पूरी पहले से प्री ऑक्यूपाइड है ना। तो हमें नई जगह चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहीं फॉरेस्ट को हटाएंगे, अपने जो भी हमारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हमें लगाना है। तो उससे क्या होगा, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करेंगे हम। ठीक, इसी तरह से इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ झारखंड, है ना, क्या हुए थे, सफर्ड अ डाइल्यूशन ऑफ ट्राइबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा उसने सफ़र्ड करा था इन सारे प्रोग्राम्स की वजह से, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से। तो आपका आंसर झारखंड होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, है ना। अब हमने इतने सारा देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से ये लोग मूव ऑन हुए हैं फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स से, है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए हैं इनके आइडेंटिटी में। तो क्या हुआ है, द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स हैज चेंज ट्रेमेंडसली बिकॉज ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू मेन स्ट्रीम। हमने देखा इनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं। हम पूरा अभी तक यही सब डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस तरह से पहले उनका जो सर्वाइवल होता था सिर्फ फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर होता था, हंटिंग गैदरिंग पर होता था, लेकिन आज वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी आइडेंटिफाई होते हैं। इसी तरह से उनके ये जो चारों एरियाज़ हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, इसमें भी चेंजेस आए हैं। पहले वो क्या होते थे, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में, अपने फॉरेस्ट रीजन में, फॉरेस्ट एरिया में रहते थे। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, जो एसटीज़ होते हैं, हमने देखा है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की हम बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स कौन होते हैं, यही लोग तो होते हैं ना जिनका स्टेटस लो है सोसाइटी में। तो क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आए हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल। हम देखते हैं अब ये अपने फॉरेस्ट रीजन से बाहर निकल कर आए हैं, अब ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहते हैं, है ना, लेकिन इनका अभी भी स्टेटस जो है वो लो है, तो जिसकी वजह से वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है इनके लिए जहाँ पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर काम करा गया है। तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो वही हम क्या देख रहे हैं, जो ट्राइबल आइडेंटिटी है आज के टाइम पे वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं उससे, और आज के टाइम पे इनमें बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली चेंज देखने को हमें मिल रहा है। वहीं हम आगे देखें तो ट्राइबल आइडेंटिटीज़ टुडे क्या हैं, किस तरह से हैं। बहुत सारे मूवमेंट के बाद, जो रिफॉर्म मूवमेंट चले थे, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ है, अब इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए थोड़ा काम करा गया है। तो जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए, इनको अपना वेलफेयर चाहिए था, उसके लिए तब क्या हुआ, इतने सारे मूवमेंट्स के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद, रिबेलियन मूवमेंट्स करने के बाद इनको भी एक स्टेटस मिला है,
स्टेट्स का, है ना, यहाँ लिखा है स्टेटहुड का एक स्टेटस इनको मिला है। लेकिन अभी भी अगर हम इनको कंपेयर करते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ को, मान लीजिए अपने सदर्न रीजन से, जो हमारे केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो अभी भी हम अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें इन दोनों में देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इन दोनों स्टेट्स के स्टेटस में, ठीक है। तो इस तरह से अभी भी ये चीज़ें दिख रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं मणिपुर और नागालैंड की। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था हाईएस्ट कंसंट्रेशन जोन जो है ट्राइबल्स का वो नॉर्थ ईस्ट होता है ना। तो वहीं हमें यहाँ एग्जांपल दिया है कि जो मणिपुर और नागालैंड हैं उनका सेम स्टेटस नहीं है, सेम राइट्स नहीं हैं जिस तरह से अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिस्टर्ब्ड एरियाज़ माना जाता है, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ माना जाता है। तो अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टेट्स भी याद रखने हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है इनको स्टेटहुड मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिबेलियन मूवमेंट्स करने के बाद। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पर जो सिविक लिबर्टीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत लिमिटेड हैं। जिस तरह से हर स्टेट्स में प्रोवाइड करी जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन में नहीं करी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला है कि मणिपुर और नागालैंड जो है वहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरियाज़ माना जाता है, इसलिए इनको जो सेम सिविल राइट्स हैं जो अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं दिए जाते हैं। तो हम अभी भी देख रहे हैं सोसाइटी में कि किस तरह से इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, जब इतना सब कुछ हो रहा है, रिबेलियन मूवमेंट्स चले, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स आए, तो उसके साथ फिर एक न्यू क्लास एमर्ज्ड हुआ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ही अंदर। और वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे जिन्होंने अपना वॉइस रेज करा अगेंस्ट दीज एक्सप्लॉयटेशंस, और उन्होंने बोला कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, हमें भी सेम राइट्स चाहिए, है ना। तो जो और सिटीजन्स को राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिए जा रहे हैं हमें भी वो सब चीज़ें चाहिए। तो एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज्ड हुआ है, ठीक है, इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर। अब वो कौन लोग हैं? वो ये लोग हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को ले पा रहे हैं, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ कहाँ कहाँ हैं? एजुकेशन में हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखी जा रही हैं, और पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, वहाँ पे भी रिजर्वेशंस दिया जा रहा है एसटीज़ को, है ना। तो इसकी वजह से जो है ये अपने स्टेटस को थोड़ा सा इम्प्रूव अब कर पा रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी से, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न इंडियन सोसाइटी से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इनका मोड ऑफ लाइवलीहुड था उसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं, इनका जो स्टेटस था उसमें किस तरह से चेंजेस आए हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है इनके स्टेटस में चेंज लाने के लिए वो हमारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर इनको अब इन फील्ड्स में जगह दी जाती है। जब पहले इन लोगों को अलाउ ही नहीं करते थे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आने के लिए, किसी एम्प्लॉयमेंट जो हमारा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पर, या पॉलिटिक्स में, बट इनके लिए भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है रिजर्व करके रखा गया है कि ये सिर्फ अब इसी कैटेगरीज के लोगों को दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब ये अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देखें तो मेन स्ट्रीम में और इनके स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अभी इनको बहुत वक्त लगेगा अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने में। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, होप आपको समझ में आया होगा पूरा ट्राइबल सोसाइटी क्या है और किस तरह से इनके ट्रेड्स जो हैं वो परमानेंट और एक्वायर्ड होते हैं और किस तरह से मेन स्ट्रीम में इनका इंटीग्रेशन हो रहा है और हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।